दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेल्थ मंत्रा चैनल में मैं ज़ुबैर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो एक नए रिटेल निवेशक को जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक नया रिटेल निवेशक स्टॉक्स दो एक्सचेंज से खरीद सकता है। इंडिया में दो एक्सचेंज है हमारे पास, NSE और BSE। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अगर आपको मॉनिटर करना है तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको इसको मॉनिटर करना है तो इसके लिए भी एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम निफ्टी कहते हैं। तो इंडेक्स में आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ इंडेक्स क्या होता है। जैसे इंडियन टीम है, इंडियन टीम कोई मैच खेल रही है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन टीम एक पर्टिकुलर दिन पे कितना अच्छा कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि X प्लेयर ने या Y प्लेयर ने या Z प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। आप ये देखेंगे कि ओवरऑल इंडियन टीम का स्कोर कैसा है। तो ये जो इंडियन टीम है ये एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। ये इंडियन टीम एक इंडेक्स है जो आपको बताता है कि इंडियन टीम के 11 खिलाड़ी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंडियन टीम ने 50 ओवर में 350 रन बना दिए तो आप बोलेंगे इंडियन टीम की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही। तो इस तरीके से आप इंडियन टीम को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप BSE को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसकी एक टीम है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। एक इंडेक्स है या एक टीम है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। उसी तरीके से अगर आप NSE को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक इंडेक्स बनाया है जिसे हम निफ्टी कहते हैं। तो दोस्तों BSE के अंदर 30 कंपनियां हैं, यानी कि ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है ये 30 कंपनियों से बना हुआ है। और ये 30 कंपनियां परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 30 कंपनियां हमेशा सेम रहेगी। अगर इन 30 कंपनियों में से कोई एक कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उससे बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडियन टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, अगर कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसे बाहर बिठाया जाता है और एक अच्छे प्लेयर को उसकी जगह पर लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से सेंसेक्स एक टीम है, एक इंडेक्स है जिसके अंदर 30 कंपनियां हैं। और अगर ये 30 कंपनीज में से कोई एक कंपनी भी अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसे बाहर जाना पड़ता है और उसकी जगह पर एक नई कंपनी ले लेती है। दोस्तों सेंसेक्स बना हुआ है दो शब्दों का, सेंसिटिव और इंडेक्स का। सेंसिटिव में से SENS लिया गया है और इंडेक्स में से EX लिया गया है जिससे ये सेंसेक्स बना है। BSE के अंदर करीब करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड है। उसी तरीके से NSE की जो निफ्टी है इसमें 50 कंपनियां हैं, यानी कि NSE निफ्टी कैसा प्राइस मूवमेंट्स दिखाता है वो इन 50 कंपनीज पर डिपेंड करता है। अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो निफ्टी नीचे जाएगा। निफ्टी बना हुआ है दो शब्दों से, नेशनल और 50। नेशनल में से N लिया गया है और 50 में से IFTY लिया गया है जिससे मिलकर ये निफ्टी बना है। तो दोस्तों NSE के अंदर करीब करीब 1600 कंपनियां लिस्टेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि BSE में 5000 कंपनियां लिस्टेड है और NSE में 1600 कंपनियां लिस्टेड है, इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस इसलिए क्योंकि BSE का जो क्राइटेरिया एक कंपनी को लिस्ट करने का है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जबकि NSE का क्राइटेरिया एक कंपनी को लिस्ट करने का ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से NSE के अंदर कम कंपनियां हैं। लेकिन जो कंपनियां NSE के अंदर है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अगर आपको एक एज एन रिटेल निवेशक अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको हमेशा स्टॉक NSE से लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि NSE के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर दिन पे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे एक नए रिटेल निवेशक को ये फ़ायदा होता है कि जब वो एक शेयर को बेचना चाहता है तो वो शेयर बहुत कम टाइम में बिक जाता है। तो इसलिए कोशिश हमेशा करें कि आप शेयर NSE से लें। उसके बाद दोस्तों निफ्टी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके अंदर 50 स्टॉक है। अब इन 50 स्टॉक्स में से हर एक स्टॉक की वेटेज तो सेम नहीं होगी। एक स्टॉक ऐसा है जिसकी वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है और वो स्टॉक है HDFC बैंक। इंडिया का सबसे बेस्ट स्टॉक मैं समझता हूँ HDFC बैंक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को 5 से 10% प्रीमियम पे मिलता है और बल्कि मार्च तक तो ये स्टॉक फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलता ही नहीं था। हम भारतीय को, हम इंडियंस को यही स्टॉक अपने एक्चुअल प्राइस पे मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक इंडियन को HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक रिटेल निवेशक को कभी भी नुकसान नहीं देगा।
इसके अलावा अगर आप देखें ITC 7.32% है, HDFC 6.8% है। ये 10 स्टॉक है जिनकी वेटेज, ये टॉप 10 स्टॉक्स है जिनकी वेटेज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है। इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो HDFC बैंक की है जो कि 9.15% है। तो दोस्तों अब अगर हम देखें कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं, ये 50 स्टॉक्स किन सेक्टर्स से हैं जिसकी निफ्टी बनी हुई है, तो इसमें आप देखिए फाइनेंशियल सर्विस 34.47%, यानी कि जो 34% स्टॉक्स वो हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एनर्जी 13% है, सर्विसेज 0.76% है, कंज्यूमर गुड्स 10%, फार्मा 4.31%। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इस निफ्टी को बनाते हैं। ये 10 बेस्ट सेक्टर्स है, आई वुड से 12 बेस्ट सेक्टर्स है। तो दोस्तों इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है। इससे पहले कि हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कैप क्या चीज़ है। मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी का नेटवर्थ है, यानी कि एक कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है मार्केट कैप पे या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। अब ये हम कैसे जाने? सपोज कीजिए एक कंपनी ए है जिसके पास 1000 शेयर है, मार्केट में उसके पास 1000 शेयर है और एक शेयर की कीमत 20 रुपये है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अगर हमें जानना है तो हम 1000 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे इन 20 रुपयों से, तो हमारा आंसर होगा 20,000, यानी कि इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 रुपीज़ है। तो मार्केट कैप जानने के लिए सिंपल आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, मार्केट कैप इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि इस केस में 1000 था, मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि इस केस में 20 था, और इस कंपनी का मार्केट कैप इस हिसाब से 20,000 हो जाता है। आज की डेट में अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रिलायंस का है, उसके बाद TCS, HDFC बैंक, IDC, HDFC, ये कुछ टॉप कंपनीज इंडिया की है। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। बेस्ड ऑन मार्केट कैप हमने कंपनियों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। एक लार्ज कैप स्टॉक्स, दूसरा मिड कैप स्टॉक्स और तीसरा स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक वो स्टॉक है जिस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ से नीचे है। मिड कैप स्टॉक वो कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में है, और वो कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। इससे जब एक नया रिटेल निवेशक आता है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसने मिड कैप में किया, लार्ज कैप में किया या फिर स्मॉल कैप्स में किया। आमतौर पे एक रिटेल निवेशक की टेंडेंसी ये होती है, वो देखता है कि ये स्टॉक 900 रुपये का है तो ये लार्ज कैप होगा, ये स्टॉक 2000 का है तो ये लार्ज कैप होगा, ये स्टॉक 150 रुपये का है तो ये स्मॉल कैप हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्मॉल कैप होना, लार्ज कैप होना या मिड कैप होना उसके मार्केट कैप पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी और कंपनी इंफॉर्मेशन, हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्क किस में ज़्यादा है, लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है और कौन से वाले स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। पहले हम लार्ज कैप की बात करेंगे। लार्ज कैप में रिस्क सबसे कम होता है, तो एक नए रिटेल निवेशक को हमेशा लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लो बताया गया है लेकिन इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एक लार्ज कैप स्टॉक की। इसके अलावा इंफॉर्मेशन यानी कि ब्रोकरेज हाउसेज की जो रिपोर्ट्स होती है वो ज़्यादातर लार्ज कैप्स को कवर करती है, यानी कि आप किसी भी लार्ज कैप के बारे में अगर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज या फिर हमारे इंडिया के ब्रोकरेज हाउसेज वो इसको आराम से कवर करते हैं और आपको जानकारी आराम से मिल जाएगी। एक लार्ज कैप स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा उसके फंडामेंटल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली 95% केसेस में फंडामेंटल्स अच्छे ही होते हैं इन लार्ज कैप स्टॉक्स के। हाँ, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक इस वक्त अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी कम होता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लिक्विडिटी ठीक ठाक होती है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, और रिसर्च मैं ये कहूँगा कि इसमें इतनी ज़्यादा कंपनियां कवर नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं मिड कैप सेक्टर की, तो वो सब उनके बारे में आपको रिसर्च रिपोर्ट्स बड़ी आराम से मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक्स की। स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए। अगर आप एक स्मॉल कैप स्टॉक लेंगे तो उसमें 10,000 या 15,000 शेयर्स ट्रेड होते हैं एक पर्टिकुलर दिन में, जबकि एक लार्ज कैप या मिड कैप में लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें लिक्विडिटी कम होती है।
और इसमें इंफॉर्मेशन अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स देखें तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस हिसाब से जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो पूरी रिसर्च के साथ करें, पूरा टाइम बिता के करें। मैंने अक्सर देखा है कि नए रिटेल निवेशक जो इस मार्केट में नए नए आते हैं वो आमतौर पे स्मॉल कैप्स में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, एक नए रिटेल निवेशक को मैं समझता हूं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, और अगर उससे थोड़ी ज़्यादा जानकारी है तो मिड कैप्स में करना चाहिए। लेकिन वक्त बिताने के बाद वो स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब यही स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बेस पे आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो अब मैंने देखा है कि 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो इन्वेस्टर होता है जो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब उसके पास नॉलेज भी ठीक ठाक होती है, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद एक इन्वेस्टर है जो कि एडवेंचरस है, जिसके पास जो कि काफ़ी रिस्क लेना चाहता है, जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद दोस्तों, एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। मुझे इन तीनों में से सबसे बेस्ट तो मिस्टर प्रैक्टिकल ही लगता है, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप और शायद थोड़ा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो लेकिन अगर आप मिस्टर प्रैक्टिकल या मिस्टर एडवेंचरस बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज आपके पास वक्त के साथ आएगी। अगर आप एक नए रिटेल निवेशक हैं तो आपको, मेरा ख्याल है, स्मॉल कैप स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडेक्स की। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडेक्स आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका एक इंडेक्स है जिसे बैंकेक्स कहा जाता है। ये बैंकेक्स इंडेक्स बीएसई का है। उसी तरीके से अगर आप बैंक्स को मॉनिटर करना चाहते हैं थ्रू एनएससी के इंडेक्स से अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं तो उस इंडेक्स को हम बैंक निफ्टी कहते हैं। अगर आप मिड कैप्स को मॉनिटर करना चाहते हैं उसके लिए एक इंडेक्स बना है जिसे कि मिड कैप इंडेक्स कहा जाता है। अगर आप स्मॉल कैप्स को मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम स्मॉल कैप इंडेक्स कहते हैं। इसी तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक इंडिसेस भी है जो आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि ये सेक्टर आज की डेट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे एफएमसीजी के बारे में, फार्मा के बारे में, आईटी के बारे में, एनर्जी के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स को देख सकते हैं और उसके हाइज और लोज को समझ सकते हैं, उसका चार्ट देख सकते हैं। तो इंडेक्स आपको एक काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट एनिमल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर देखे गए हैं, उनको 3 तरह के एनिमल्स के साथ कंपेयर किया गया है। वो 3 एनिमल्स है बुल्स। पहला एनिमल इसमें बुल है। बुल का मतलब वो इन्वेस्टर जो दाव लगाते हैं जब एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, यानी कि जब एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो वो उसमें पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से दे मेक देयर प्रॉफिट। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बुल्स कहते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हम बियर्स कहते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जब एक स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो वहाँ पे पैसा कमाते हैं। तो अब आप दोस्तों, अब जो नए रिटेल निवेशक है वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गया तो पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे। दोस्तों, अब जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो लोग तो इस बात को जानते हैं, नए इन्वेस्टर्स शायद इस बात को नहीं जानते। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में आप पैसा दोनों केसेस में बना सकते हैं। जब एक स्टॉक ऊपर जाता है तब भी, और जब एक स्टॉक नीचे जाता है तब भी आप इसमें से पैसा बना सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस बात को और गहराई से समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों, एक और इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पिग्स कहा जाता है। ये पिग्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में हमेशा कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो नीचे की तरफ पैसा लगाएंगे, और अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ पैसा लगाएंगे। विद द रिजल्ट ये हमेशा ऑन द रॉन्ग साइड होते हैं और ये लोग हमेशा पैसा गवाते हैं। तो दोस्तों, हम बुल भी रह सकते हैं, बियर भी रह सकते हैं, लेकिन हमें पिग बिल्कुल नहीं। अच्छा दोस्तों, ये स्टॉक ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे जाता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। अगर डिमांड बढ़ रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक की और अगर उसकी सप्लाई कम हो रही है तो ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो इसका प्राइस जो है वो नीचे चला जाएगा। दोस्तों, आखिर में सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ में आपके सामने, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं हर वीडियो के एंड पे सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आपको दूंगा। तो आज जो सेक्टर मैंने चुना है वो है हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनीज। तो अगर आप देखें हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनीज में
सारे स्टॉक्स जो हैं वो 6% से 120% के प्रीमियम पे आज की डेट पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें HDFC करीब करीब 29% चढ़ा है 2017 में, GIC हाउसिंग 109% चढ़ा है। तो अगर आप इनके रिटर्न्स को निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करें तो निफ्टी ने सिर्फ 18% रिटर्न दिया है, जबकि इन स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक्स जो है आज की डेट में मोस्टली तो पीक आउट हो चुके हैं। इनमें मेरा ख्याल है एक रिटेल निवेशक को इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। जब ये स्टॉक्स नीचे आएंगे तब इनमें इन्वेस्ट हो सकता है, या फिर थोड़ी देर के बाद। आज की डेट में दोस्तों दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इस हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी भी आपको 20% तक के रिटर्न्स दे सकता है। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो श्री झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है, और ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। अभी इसका पी वैल्यू काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। सो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें और भूल जाए, 1-2 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखें, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक लंबा व्यू लेके चले, 1-1.5 साल का व्यू लेके चले, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें रेपको हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या HDFC का, ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले 2-3 महीनों में सिंगल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स देंगे। तो इन स्टॉक्स में हमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन फाइनेंस होम्स, ग्रुप फाइनेंस या फिर PNB हाउसिंग या GCC हाउसिंग इनको देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टॉक हमें नेगेटिव डबल डिजिट रिटर्न्स देंगे। तो दोस्तों इन स्टॉक्स में और इन स्टॉक्स में हमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, दीवान हाउसिंग फाइनेंस में हम सोच सकते हैं, इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, गुड बाय।